नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 29 विषयों को। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। पंचायतों को कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी, वे किन किन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगी, इसकी सूची संविधान के 11वीं अनुसूची में दी गई है, जिसके 29 विषय हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति द्वारा उसको किए गए किसी निर्देश पर राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से आहरित है, जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करें, न्यायालय की बैठक में उतने समय के लिए जितना आवश्यक है तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। ये अनुच्छेद 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार समिति गठित की गई थी। तो ये तमिलनाडु द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु द्वारा गठित की गई थी। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में राजमन्नार समिति गठित की गई थी। केंद्र तथा राज्य के पारंपरिक संबंधों को पुनर्निर्धारित करने और उनमें संस्थागत परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 22 सितंबर 1969 को तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने विधानसभा में 3 सदस्यों की एक समिति की घोषणा की। इस समिति के सभापति डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार तथा सदस्यों में डॉक्टर लक्ष्मण एस. मुदलियार तथा पी.सी. चंद्रा रेड्डी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य है। तो चौथे का नहीं, सॉरी, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये डीपीएसपी में है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अनुच्छेद 39 घ में उपबंधित है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। यह मूल अधिकार नहीं है, किंतु यह एक संवैधानिक लक्ष्य है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान के विदेश नीति से संबंधित है। 5वां का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है?
तो बर्ड फ्लू विषाणु ए ऑप्शन डी हो जाएगा H5N1। बर्ड फ्लू विषाणु जो है H5N1 है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है H5N1। पक्षियों में यह प्राकृतिक रूप से अति निकटता के कारण फैलता है। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1961 में इसे पक्षियों में पाया गया था। सामान्यतः यह वायरस 48 घंटे में अपना 100% प्रभाव जमा लेता है। बर्ड फ्लू का यह पहला मानवीय संक्रमण हांगकांग में 1997 में देखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रण के लिए आवश्यक खनिज है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम होता है। पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है शरीर में पर्याप्त मात्रा में, जिससे शरीर के हृदय की सही कार्यशीलता के लिए। यह एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा पदार्थ जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में विद्युत शक्ति का संचालन बनाए रखता है होता है। पोटेशियम हृदय की सही कार्यशीलता के लिए जरूरी होता है और हड्डियों और मांसपेशियों की सिकुड़न, पाचन क्रिया और मांसपेशियों की कार्यशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो C10 संख्या गुणता प्राचल के रूप में डीजल के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 8वें का। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनके वायु मिश्रण का ज्वलन इंजनों के सिलेंडर में समय के पूर्व हो जाता है, जिससे उष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में कुछ ऐसे यौगिक मिश्रित कर दिए जाते हैं जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। ऐसे यौगिकों को अपस्फोटन रोधी यौगिक कहते हैं। पेट्रोल और डीजल के अपस्फोटन को क्रमशः ऑक्टेन संख्या और C10 संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं। उक्त दोनों संख्या का अधिक होना अपस्फोटन की कम दर व ईंधन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं। तो C10 संख्या जो है ये डीजल के लिए गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड जो है कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है। 1946 ईस्वी में वी वानगुट ने सिल्वर आयोडाइड विधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया था। बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके सिल्वर आयोडाइड वाष्पीकृत हो जाता है और शीतल होने पर इनसे सिल्वर आयोडाइड के अत्यंत सूक्ष्म कणों का निर्माण हो जाता है, जो धुएं के रूप में अति शीतलित जल कण को निर्मित मेघों में जमा हो जाते हैं। -5 डिग्री सेल्सियस से निम्न तापमान पर अति सूक्ष्म नाभिकों का कार्य करते हैं, जिस पर हिम का निर्माण होता है। कृत्रिम वर्षा की सिल्वर आयोडाइड विधि कम महंगी होती है, क्योंकि इस प्रविधि में सिल्वर आयोडाइड की थोड़ी मात्रा की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है?
तो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए आयन मंडल उत्तरदायी है। ऑप्शन डी हो जाएगा 10वां का। तापमंडल का सबसे निचला भाग आयन मंडल के रूप में जाना जाता है। इस भाग में वायु की कई परतें या तह पाई जाती हैं एवं आश्चर्यजनक विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाओं का घटित होना इसकी मुख्य विशेषता है। इसके पहले वाला ये सिल्वर आयोडाइड होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुनी दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। माना दो संख्याएं x और y हैं, दो संख्याएं। अब x प्लस वाई इक्वल टू 22 हो जाएगा प्रश्नानुसार। दो संख्याओं का योग 22 है तथा 5x ये पहला हो जाएगा। अब दूसरा है 5x इक्वल टू 6y। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो इसको ऐसे हम कर देंगे, दूसरा समीकरण है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताएं। अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू 6/5 y हो जाएगा। अब x का मान, ये जो x का मान है, इसको समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में जब हम रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो 6/5 y प्लस वाई इक्वल टू 22 हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 11/5 y इक्वल टू 22 हो जाएगा और y इक्वल टू 22 गुणे 5/11 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y का मान निकला, y इक्वल टू 10 हो गया। अब x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू 6/5 इंटू 10 हो जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 12। तो x इक्वल टू हो जाएगा 12। अतः बड़ी संख्या, एक संख्या तो 10 हो जाएगा और एक संख्या 12 हो जाएगा, तो बड़ी संख्या 12 है। तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए 12। बड़ी संख्या जो है 12 होगा और एक संख्या 10 होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है। तो ये हो जाएगा 25 गुणे 50 इक्वल टू 1250 केजी। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। वस्तु x का भार कितना है? तो हम क्या करेंगे, नए वस्तु x का भार जब हम शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 0.5 kg इक्वल टू 50.5 kg हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अतः 26 वस्तुओं का कुल भार, 26 वस्तुओं का कुल भार हो जाएगा 50.5 गुणे 26 इक्वल टू हो जाएगा 1313। अब x का भार निकालेंगे तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे 1250। तो x का भार ax हमने रखा है, तो x का भार हम निकालेंगे
तो 1313 माइनस 1250 बराबर हो जाएगा 63 kg। 63 kg। तो ये 63 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिला का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? तो हम मान लेंगे कि पुरुष कर्मचारियों का औसत कर्मचारियों की संख्या यक्स है फर्म में, तथा महिला कर्मचारियों का संख्या वाई है। पुरुष कर्मचारियों का कुल वेतन, अब पुरुष कर्मचारियों का कुल वेतन जो हो जाएगा 5200, अब गुणे यक्स हो जाएगा, तो 5200 यक्स हो जाएगा। और महिला कर्मचारियों का 4200 और वाई हो जाएगा। सभी कर्मचारियों का कुल वेतन जो हो जाएगा सभी का प्रश्नानुसार जो हो जाएगा ये 5000 एक्स प्लस वाई। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 5200 एक्स प्लस 4200 वाई इक्वल टू 5000 एक्स प्लस वाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200 एक्स इक्वल टू 800 वाई आएगा। अब x इक्वल टू 4y हो जाएगा। x इक्वल टू 4y हो जाएगा और x संबंधे y इक्वल टू हो जाएगा 4 संबंधे 1 हो जाएगा। 4 संबंधे 1 हो जाएगा। तो x प्रतिशत इक्वल टू, अब यहाँ पे x संबंधे y इक्वल टू 4 संबंधे 1 हो जाएगा। अब x का प्रतिशत हम निकालेंगे इक्वल टू 4/5। टोटल है x का प्रतिशत कितना है, तो 100 इक्वल टू 80% x का। तो पुरुष कर्मचारी हमने x माना था, तो पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या जो है 80%। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा 14वें का वाक्य शुद्ध जो हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर किए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो होगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी सब रॉन्ग है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। तो इसमें जो गलत है उसको पहचानना है।
तो लभ्य का अलभ्य हो जाएगा, सही है। शेष का अशेष, शिष्ट का परिशिष्ट, तो शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होगा, शिष्ट का विलोम अपशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अपशिष्ट हो जाएगा, अपशिष्ट। तो ऑप्शन सी होगा, शीर्ष का तल होगा, तो ये हो जाएगा 15 का सी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की 10 संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो 16वें का हो जाएगा ऑप्शन ए जय सिंह। किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की 10 संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? तो जय सिंह के साथ हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। शिवाजी ने अपने 23 किले और करीब 4 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। रायगढ़ को सम्मिलित करके शिवाजी के पास केवल 12 किले और 1 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि रही। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, परंतु अपने स्थान पर अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सेवा में भेजना स्वीकृत किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया। बाद में एक शर्त इस संधि में और जोड़ी गई कि यदि कोंकण में 4 लाख होड़ की वार्षिक आय की भूमि और बालाघाट जो बीजापुर के पास था कि 5 लाख होड़ वार्षिक आय की भूमि उन्हें दे दिए जाए, तो वह मुगलों को 13 वर्षों में 40 लाख होड़ दे देंगे। तो इस तरह जय सिंह होगा, जय सिंह के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक और दशरथ थे। तो 2 और 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दशरथ मौर्य साम्राज्य का चौथा शासक था, जिसका काल 224 से 216 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई थी? तो ये 1853 में स्वीकार की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट के पूर्व नागरिक सेवा में समस्त नियुक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे। 1853 के चार्टर एक्ट ने यह कानूनी व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक सेवा में सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणा आसिफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी बड़े नेताओं व क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा मुंबई के ग्वालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। नेक्स्ट है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहां पर किया था?
तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन टोक्यो में किया था। सॉरी, 21 का सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन सिंगापुर में किया था। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में स्वाधीन भारत की सरकार गठित किया गया। वस्तुतः युद्ध बंदियों की सहायता से मोहन सिंह ने सिंगापुर में आजाद हिंद सेना का गठन किया। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार सैनिक और दक्षिण पूर्वी एशिया में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों की सहायता और सहयोग से 1942 में आजाद हिंद सेना का गठन हुआ। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद सेना का मुख्य सेनापति बना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सेना कोहिमा तक आ पहुंची। उसी अवसर पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मुस्लिम लीग से कुछ शर्तों के आधार पर समझौता करने की सलाह दी थी। तो इस तरह सिंगापुर में ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? तो 22 का हो जाएगा सूर्यसेन चटगांव, राम प्रसाद बिस्मिल। ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है 22 का। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो ये जो है चार्ल्स मेंटकाफ को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेंटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। तो 1823 के कुत्सित अधिनियम को रद्द कर दिया। इस प्रयास के कारण चार्ल्स मेंटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई। मेंटकाफ ने 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया जिसके अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। यह कानून 1856 तक चलता रहा तथा इस अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का संयुक्त यूएसए के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पेरेनीज पर्वत है। पेरेनीज पर्वत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो सर्वाधिक संचित भंडार जो है बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ
का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है और मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? तो उरुग्वे दौर जो है वो WTO से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, ये हो जाएगा 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने मराकेश में उरुग्वे दौर 1986 से 1994 के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणति में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और इस प्रकार 1947 में स्थापित गेट का स्थान 1 फरवरी 1995 में WTO ने लिया। विश्व व्यापार संगठन स्वायत्त, स्वतंत्र और वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अधिकरण नहीं है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है दोस्तों, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो 2011 जनगणना के अनुसार नागालैंड में जनसंख्या में कमी आई है। नागालैंड में 0.6% की कमी आई है जनसंख्या में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? तो ये ठेकेदार जो है, ऑप्शन डी जो है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी। मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ में व्यवस्थित करने में स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज संस्था एवं स्वयं सहायता समूह की भागीदारी तो रहती है, किंतु ठेकेदार की भागीदारी नहीं रहती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो रबी फसल जो है वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा सरसों। वहीं खरीफ में अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास खरीफ फसल है। तो ये सब खरीफ फसल है। जायद फसल में सब्जी, ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए का वाह मूल्य हाल ही में अवमूल्यन किया गया। तो भारतीय रुपए का हाल ही में अवमूल्यन जुलाई 1991 में किया गया है। भारत में रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जो है 1991 में किया गया। 2 चरणों में हुई इस अवमूल्यन को पहले चरण का अवमूल्यन 1 जुलाई 1991 को किया गया, जिसमें रुपए का मूल्य में 9% की कमी की गई। पहली बार में 9% की कमी की गई। तत्पश्चात द्वितीय चरण में 3 जुलाई 1991 को रुपए के मूल्य में
11% की कमी की गई। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमा कर। सीमा शुल्क से वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार को कुल आगम का 4% प्राप्त होने का अनुमान। इस तरह दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमा कर, 33वें का सी। इस तरह यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी हमारे नए वीडियो नए अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।